नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि देश में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। यदि पुलिस ने अपना काम ढंग से किया होता तो ये क्राइम होते ही नहीं। पुलिस वाले तो होते ही रिश्वतखोर हैं। ऐसी बातें अक्सर हमें बाजार में सुनने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि पुलिस के काम न करने में जितनी जिम्मेदार पुलिस है, उससे कहीं गुना जिम्मेदार हमारा सिस्टम है, जिसकी वजह से पुलिस वाले स्वतंत्र रूप से काम तक नहीं कर पाते। और जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो हो सकता है आपको एक तगड़ा झटका लगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं आज के इस वीडियो में हमारे पुलिस सिस्टम की असलियत के बारे में। दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में पुलिस की हालत बहुत खराब है और हम ये तो देखते हैं कि देश में क्राइम बढ़ रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन हमारा ध्यान उन मुद्दों पर नहीं जाता जो कि इसके पीछे के एक्चुअल रीजन से। आप लोगों को पता है कि हमारी पुलिस पर काम का बोझ कितना ज्यादा है। एक डेटा के अनुसार हमारे राज्य में जितने पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, उनमें से 24% पुलिस ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हुए हैं। और यही स्थिति है हमारे केंद्रीय पुलिस बल में, जहां पर कुल पदों का 7% पद रिक्त हैं। पदों के खाली होने की वजह से 1 लाख लोगों पर हमारे देश में 137 पुलिस ऑफिसर्स हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मिनिमम 222 पुलिस ऑफिसर तो चाहिए ही चाहिए 1 लाख की जनसंख्या पर। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 222 पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए 1 लाख पॉपुलेशन पर, जबकि हमारे देश में 1 लाख की पॉपुलेशन पर पुलिस ऑफिसर्स हैं 137। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस ऑफिसर्स की कमी होगी तो जो मौजूदा पुलिसकर्मी है उन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ेगा। स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर को एक दिन में ऑन एन एवरेज 14 घंटे काम करना पड़ता है। 14 घंटे। और 80% पुलिस ऑफिसर्स को 8 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है। दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक अधिकांश पुलिस वालों का मानना है कि वर्किंग आवर्स अधिक होने की वजह से उनकी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं हमारे, उनके वर्किंग आवर्स तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उस ड्यूटी से उनको बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत कम। दोस्तों, राज्य पुलिस में 86% कांस्टेबल अपने सेवा काल में सिर्फ हेड कांस्टेबल के पद पर रिटायर्ड होते हैं। इससे उनका मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाता है। ना तो पुलिस वालों का वर्किंग आवर्स फिक्स है, ना उनके हॉलीडेज फिक्स है, और अगर वो किसी भी तरह की छुट्टी लेना चाहे तो ना उनकी छुट्टियां फिक्स हैं। तो जब पुलिस वालों को इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एक दिन में 14-14 घंटे काम करना पड़ेगा और उसके बदले में उनको बेनिफिट्स बहुत कम मिलेंगे, तो सोचिए दोस्तों कि उनका मोटिवेशन उस ड्यूटी के प्रति कितना रह जाएगा। दोस्तों, राज्य में अपराधों में वृद्धि और अपराधियों को सजा न मिलने का दूसरा रूट कॉज है एक मजबूत इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का न होना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2015 के एक डेटा के अनुसार 2005 से लेकर 2015 के बीच में अपराधों में 28% वृद्धि हुई है, लेकिन 47% मामलों में ही अपराध साबित हो पाया है और 53% अपराधी इस देश में जांच की कमी की वजह से छूट जाते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इतना दम नहीं रहा कि वो किसी भी अपराध की तह तक जांच करके अपराधी को सजा दिला सके। इसलिए अधिकांश क्रिमिनल जांच की कमी की वजह से छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे राज्यों की सीआईडी जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके पास में कोई दम ही नहीं बचा। दोस्तों, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन नहीं रहने का तीसरा रूट कॉज है पुलिस सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। देश के अधिकांश थानों में आप चले जाइए, वो थाने आपको एक खंडर जैसे लगते हैं। किसी भी राज्य के किसी भी जिले में एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो कि बहुत शानदार चमचमाती अवस्था में होगा। दोस्तों, समय के साथ साथ क्रिमिनल्स का भी क्राइम करने का तरीका लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन हमारे देश की पुलिस आज तक उसी पुरानी पद्धति से काम कर रही है। याद कीजिए दोस्तों, 26 नवंबर 2008 का वो समय जब मुंबई पर आतंकवादियों का हमला होता है। उन आतंकवादियों के पास में AK-47 जैसे हथियार थे, लेकिन उनका सामना कर रहे हमारे पुलिस ऑफिसर्स के पास में एक ऐसी बंदूक थी जिसको बार बार लोड करना पड़ता था। उसके बाद में एक समय सिर्फ एक राउंड फायर होता था। तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स उन आतंकवादियों की AK-47 के गोलियों का मुकाबला तक नहीं कर पा रहे थे। और यही स्थिति देखने को मिलती है हमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में। जब भी नक्सलियों का हमला हमारी पुलिस पर या CRPF के जवानों पर होता है, तो उनके पास में हमें बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर्स
रॉकेट जैसे हथियार मिलते हैं, बड़े बड़े ग्रेनेड मिलते हैं, बड़े बड़े हथियार मिलते हैं, लेकिन हमारी पुलिस के पास में एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्रिमिनल्स का क्राइम करने का तरीका तो लगातार बदलता जा रहा है, लेकिन हमारी पुलिस आज तक उसी पुरानी पद्धति से काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास में हथियारों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। दोस्तों, सीएजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में पश्चिम बंगाल और राजस्थान दो ऐसे राज्य हैं जिनकी पुलिस के पास में हथियारों की भारी कमी है। राजस्थान पुलिस के पास में 75% हथियारों की कमी है, जबकि पश्चिम बंगाल के पास में ये कमी 71% के लगभग है। और दोस्तों, इसी सीएजी की रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि राज्यों में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए जितना फंड आवंटित किया जाता है, उसमें से सिर्फ 14% राज्य ही ऐसे हैं जो कि इस फंड का उपयोग पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए करते हैं। दोस्तों, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डिपार्टमेंट के मुताबिक राज्य पुलिस बलों के पास में 30.8% वाहनों की कमी है, और जो वाहन उनके पास में हैं उनकी हालत बहुत खराब है, और फिर लोग कहते हैं कि पुलिस देर से आती है। दोस्तों, इसी तरह के कई क्राइम्स आजकल बहुत नए नए क्राइम्स होने लगे हैं, जैसे साइबर अपराध से संबंधित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के अधिकांश स्थानों की स्थिति ये है कि वहां पर इससे संबंधित मशीनरी ही अवेलेबल नहीं है, और न ही वहां पे जो स्टाफ हैं वो इस मामले में ट्रेंड हैं। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो क्रिमिनल्स हैं उनका अपराध करने का तरीका लगातार मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन हमारी पुलिस आज तक इसी पद्धति से काम कर रही है, वही पुराने वाले सिस्टम में। हालांकि दोस्तों, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने साइबर सिक्योरिटी में जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में जो पुलिस थाने हैं उनको एक साइबर थाना बनाने के और राजस्थान सरकार ने एक स्टेप लिया था। दोस्तों, पुलिस ऑफिसर्स का ठीक तरीके से काम नहीं करने के पीछे चौथा रूट कॉज है पॉलिटिकल इंटरफेयर। जब भी कोई पुलिस ऑफिसर्स काफी ईमानदारी से काम करता है तो 6 महीने के भीतर भीतर उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। जब वो किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करता है और उस इन्वेस्टिगेशन में किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार का नाम सामने आता है, तो वो पॉलिटिशियंस उसके ऊपर फोन करके दबाव बनाते हैं, यानी हमारे पुलिस ऑफिसर्स को भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता। और ये फैक्ट है कि हमारे राजनीतिक जो पॉलिटिशियन हैं वो पुलिस बलों का दुरुपयोग करते हैं। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बनाया गया था, इस आयोग ने कहा था कि मंत्रीगण पुलिस बलों का दुरुपयोग करते हैं। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पुलिस सिस्टम में जो भी व्यक्ति ठीक तरीके से काम करना चाहे, तो ये पॉलिटिकल इंटरफेयर की वजह से भी वो ठीक तरीके से फ्रीडम या स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकता। और इन सभी रूट कॉजेस को जाने बगैर लोग लगातार पुलिस पर हमला करते हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस तो ढंग से काम ही नहीं कर रही है, पुलिस तो पूरी ही रिश्वतखोर हो चुकी है, पुलिस तो बहुत देर से आती है, क्राइम होने के बाद आती है। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाने से पहले आप लोगों को यह सब स्थिति एकदम क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पुलिस सिस्टम की हालत कैसे हैं, और क्या पुलिस ऑफिसर्स खुद अपनी मर्जी से काम करना नहीं चाहते, या फिर हमारे सिस्टम में इस तरह की कुछ गड़बड़ियां हैं जिसकी वजह से वो लोग इस हालत में हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी देश में या राज्य में या जिले में कोई क्राइम होता है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स की नहीं होती कि उस क्राइम को रोके, क्योंकि आपको पता है कि 140 करोड़ का देश है, और 140 करोड़ के देश में पुलिस ऑफिसर्स का हर जगह पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, अगर हम आम आदमी या फिर कोई आम व्यक्ति जागरूक हो और अपने अधिकारों को समझे, और जब कोई व्यक्ति वहां पर अपराध करे तो तत्काल पुलिस वालों को उसके बारे में सूचना दे या फिर वो उसका बचाव करे, तो हो सकता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में काफी अच्छी स्थिति में आ जाए। सिर्फ पुलिस बलों के दम पर हम लॉ एंड ऑर्डर के मामले में 140 करोड़ के देश में आसानी से सही नहीं रह सकते। तो आप लोगों को यह चर्चा कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।